नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। चर्चा है ईरान और अमेरिका के बीच में पाकिस्तान के मध्यस्थता से हुई वार्ता की। वार्ता बेनतीजा रही। आज के सेशन में इस बात का जिक्र होगा। 21 घंटे वार्ता चली, कहां जाकर बात अटक गई, आज के सेशन में जिक्र करेंगे। किस प्रकार से पाकिस्तान ने मध्यस्थता की और अमेरिका और ईरान ने उसे क्या माना, क्या उसे इस बात की शाबाशी मिली या फिर उलाहना, आज के सेशन में जानेंगे। हम जानेंगे कि जब पूरी तरह स्टेज सज चुकी थी कि अब एक्सचेंज ऑफ टेक्स्ट होगा, एक दूसरे के साथ में बातचीत होगी कि चलिए भाई हमारा एग्रीमेंट हो गया, अंत में कहां से वो एग्रीमेंट पीछे हट गया। किस तरह से ट्रंप ने मामला बिगाड़ दिया, या फिर इजराइल जिसके चलते पहले भी पाकिस्तान को डांट पड़ी थी, यह समझौता नहीं हो पाया। आज के सेशन में डिटेल चर्चा है, क्योंकि यह वार्ता 21 घंटे चली, 3 लेवल पर चली, 3 बार 1 2 3 स्टेजेस पर बातचीत हुई। जब बातचीत बेनतीजा रही तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस पाकिस्तान से चले गए। ईरानी डेलीगेशन भी वापस अपने देश लौट रहा है। ऐसे में चर्चा इस बात की कि इन लोगों के बीच में आफ्टर ऑल बातचीत हुई क्या थी, बात कहां पर नहीं बनी, अमेरिका ने ईरान को कहां धमका दिया, इजराइल क्यों लेबनान के मामले पर झुकने को तैयार नहीं हुआ। सारी बातें आज के सेशन में, क्योंकि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप अब अपना दूसरा रूप लेकर हाजिर हो रहे हैं, जिसमें वेनेजुएला जैसे हाल अब ईरान की बनाने की बात हो रही है। चर्चा करेंगे डिटेल में सारी बातों की। मतलब साफ है कि इस वार्ता के बेनतीजा होते ही भविष्य में फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम पर जो सीज फायर की वजह से बाजार को 2 दिन की शांति दिखी थी, अब वो फिर से अशांति में बदलने वाली है। काम इनने भी पूरे किए ताकि शांति वार्ता बेनतीजा रहे। इन्होंने अपनी तरफ से लेबनान को 1 मिनट सांस नहीं लेने दी। चलिए शुरू करते हैं सारी बातों को, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात मैं पहले ही आपको बताता चल रहा हूं। बात आपके इंश्योरेंस से जुड़ी है, आपके हेल्थ से जुड़ी है, आपके परिवार से जुड़ी है। आदमी को जीवन भर में 2 इंश्योरेंस हमेशा लेने चाहिए, चाहे आप कहीं से भी लें। मैं आपको केवल एक प्लेटफॉर्म की जानकारी दे रहा हूं। जानकारी यह है कि आप अगर इस प्लेटफॉर्म से इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको 25% और मार्केट की तुलना में यहां पर सस्ता पड़ता है। उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। इंश्योरेंस की जानकारी सिर्फ इतनी है कि अगर कभी आपको ना जरूरत पड़े, लेकिन फिर भी अगर आपको हेल्थ के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़े, तो हॉस्पिटलाइजेशन के समय बिना किसी कैप के, अपनी लिमिट के, अपने हिसाब से जिस भी तरीके का आप इंश्योरेंस चाहें पहले ही बुक करा लें, ताकि हॉस्पिटलाइजेशन के समय आपको आपकी स्वास्थ्य की देखभाल के लिए इंश्योरेंस कंपनी आपके फंड का मैनेजमेंट करे। इस काम को करने के लिए मैंने आपके सामने एक लिंक अटैच किया है कमेंट बॉक्स में। जानकारी यहां पर है कि आप अपने लिए बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में 400-500 रुपए पर मंथ के हिसाब से अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस बीमा ले सकते हैं। जिस बीमा के लिए कमेंट बॉक्स में हमने जो जानकारी दी है वो ये बताने की कि यहां से अगर आप लेते हैं पॉलिसी बाजार के प्लेटफॉर्म से, तो आपको बाजार की तुलना में ये 25% तक कम दाम पर उपलब्ध हो सकता है। ठीक है, बाकायदा आप यहां पर सारा कंपेयर करें। जिस भी कंपनी का आपको इंश्योरेंस लेना हो, इस प्लेटफॉर्म से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का सबसे बड़ा डाउट जो रहता है वो ये कि साहब ऑनलाइन ले लिया, लेकिन ऑफलाइन में तो हम व्यक्ति को जानते हैं। तो यहां पर ये कंपनी भी आपके लिए, जिस भी कंपनी का आप इंश्योरेंस खरीदेंगे पॉलिसी बाजार से, फिर चाहे मैक्स का खरीदें, स्टार का खरीदें, जिसका भी आपको खरीदना है, उसके बाद भी क्लेम सेटलमेंट के लिए यह आपको अपना इन पर्सन व्यक्ति उपलब्ध कराती है, यदि कभी आपको जरूरत पड़ती है तो। ठीक इसी प्रकार से बाई एनी चांस आपके परिवार में कोई ऐसी हादसा घटना घटित हो जाए जिसमें व्यक्ति और उसके पीछे के डिपेंडेंट लोग बचे रह जाएं व्यक्ति के जाने के बाद, तो उनके लिए जरूरी होता है टर्म इंश्योरेंस। व्यक्ति की मौत के बाद घर पर आई आपदा को उस समय की राहत दे पाता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस भी किसी भी वयस्क को जिसके ऊपर उसका परिवार डिपेंडेंट है करा ही लेना चाहिए, और उसके लिए आपको अगेन ये प्लेटफॉर्म एक अच्छा ऑप्शन देता है। आप जाकर के इसे चेक करिए। बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस में आपका जीवन आपके परिवार वालों के लिए मददगार, ताकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि उसके परिवार को किसी प्रकार की असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो, तो आप उसे यहां पे जाकर चेक कर सकते हैं। अगेन सेम वही तरीका, मार्केट के दाम से यहां पर किसी भी कंपनी का आप चाहे एचडीएफसी उठाएं, आईसीआईसीआई उठाएं, मार्केट में जब आप लेंगे उससे यहां पर तुलनात्मक रूप से आपको सस्ता मिलता है। आप जरूर ट्राई करिएगा, लिंक दे रखा है कमेंट बॉक्स में। आइए तो मेरे प्यारे साथियों, बात आ जाती है बातचीत की। तो पाकिस्तान के अंदर ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत को, 21 घंटे की बातचीत को आज हम वहां से शुरू करके डिस्कस करेंगे जहां से बातचीत अपन ने छोड़ी थी। क्योंकि हमने जो सेशन लास्ट किया था वो ये था कि ये लोग पाकिस्तान में मिलने आ रहे हैं, अब वो मिलकर जा चुके हैं। तो इस बीच में यानी कि कल के दिन में जो भी बातचीत हुई, आप और हम अब उसको बैठकर डिस्कस करने की बात कर रहे हैं। चर्चा ये निकल कर आई कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस
निकल कर आते हैं, अपनी तरफ से कहते हैं कि देखिए भाई वार्ता बेनतीजा रही। यह बात हमारे लिए तो बेकार है, लेकिन हमसे भी ज्यादा बेकार ईरान के लिए है, क्योंकि यहां से आगे अब अमेरिका जो चाहे वो कर सकता है। हमने इनके साथ बातचीत करने का एक अवसर इनको दिया था। 3 स्तर पर बातचीत चली, जिन चीजों को लेकर के ये बातचीत में अडिग थे, बिल्कुल टिके हुए थे अमेरिकी, और वो ये था कि ईरान ये कह दे कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेंगे। लेकिन ईरान ने एक बार भी इनके सामने ये बात मानने से इनकार कर दिया कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेंगे। अर्थात ईरान अभी तक अपनी इस बात पर टिका हुआ है कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट करेगा और वो न्यूक्लियर बम बनाएगा, और बम बनाने के लिए वो ईरान के अमेरिका के किसी भी प्रेशर को नहीं मानेगा। अमेरिका ने उसे काफी बार अपने तरीके से दबाने का प्रयास किया। जेडी वेंस ने अपनी बातों में जो बातें रखी वो यही थी कि आप बस हमसे ये कह दो कि हम ये नहीं करेंगे। इन्होंने मना कर दिया, हम ये तो नहीं मानेंगे। आपको याद होगा एक दिन पहले ही 10 तारीख के दिन मैंने आपको एक डिटेल वीडियो बनाया था, जब मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान पर इजराइल हाल ही में नाराज हुआ था, ये कहते हुए कि तुम लोग मध्यस्थता करने के नाम पर आ रहे हो और हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हो कि इजराइल की वजह से मध्यस्थता नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में यहां पर मैंने आपको ये डिटेल जानकारी दी थी और कहा था कि ये दोनों देश के प्रतिनिधि, अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि, मिलने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। उस समय मैंने आपको यह भी बताया था कि लेबनान के हाथ में है शांति की चाबी, ऐसा कहकर ईरानियन लोगों ने सोशल मीडिया पर पूरा मोमेंटम बना दिया था। दोनों के प्रतिनिधि कल हमने उस दिन बता दिए थे आपको, कौन कौन कहां आ रहा है, इस्लामाबाद में आ रहे हैं, ये सब बात बता दी। अब जो बात हमने आपको बता दी थी वो 10 तारीख की थी। 11 तारीख को क्या हुआ अब वो सुनो। तो साहब 11 तारीख को सुबह 2:10 पर यहां पर ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद में पहुंचता है। बकायदा जब ये पहुंचते हैं, आसमान में इन्हें कई कई फाइटर जेट सुरक्षा देते हैं, क्योंकि भरोसा नहीं है इजराइल का कि कहीं से ना कहीं से इनको नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए इनको पूरी तरह सुरक्षित तरीके से लाया जाता है। ईरानियन डेलीगेशंस को यहां पर आसिम मुनीर इन्हें रिसीव करते हैं। साथ में यहां पर उनके जो वो ट्रॉफी चोर जो मंत्री हैं, मीर क्या नाम है वो, आईसीसी के अंदर कुछ तो है, ये एसीसी के अंदर वाले, वो यहां पर आप नाम बता दीजिएगा, वो भी इनको यहां पर रिसीव करने आते हैं। ईरान की तरफ से यहां पर जो ईरान के प्रतिनिधि हैं उनमें उनके स्पीकर के जो संसद के स्पीकर हैं वो आए थे, और साथ में उनके विदेश मंत्री, ये दोनों इनको रिसीव करने पहुंचे थे। ठीक है, ईरानियन डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचता है और लगभग 70 से अधिक लोगों की टीम बताई जाती है, जिन्हें लेकर के ये लोग पाकिस्तान में पहुंचे होते हैं। ये पूरी तरह से पाकिस्तान की तरफ से रिमार्क आता है कि हाँ साहब ये लोग आ चुके हैं, और इसमें मोहम्मद बागर गालिबाफ जो हैं उनके नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल आया है और यहां पर ये अमेरिका से बातचीत करने के लिए पहुंचा है। गालिबाफ ने अपनी तरफ से बात कही कि हाँ साहब हम आ चुके हैं, और इन्होंने अपनी तरफ से जानकारी दे दी कि कहा कि भैया लेबनान के अंदर सीज फायर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और दूसरा बातचीत तो हम कर लेंगे, लेकिन हमारा जो पैसा अमेरिका ने दबा के जब्त करके रखा हुआ है उसे देना वापस जरूरी है। आप हमारे एसेट्स को जो आपने अपने पास फ्रीज कर रखे हैं उन्हें रिलीज करिए, तब जाकर के हम बातचीत के लिए आगे बढ़ेंगे। यानी कि एक तरह से ये लोग पहले ही कहते हुए निकले थे कि लेबनान पर आपको बमबारी रोकनी पड़ेगी, साथ ही साथ में जो हमारे पैसे, अच्छा पैसे की क्या कहानी है, असल में ईरान का बहुत सारा एसेट ऐसा है जो और देशों के अंदर, जैसे मान लीजिए कि कभी आप किसी देश के साथ व्यापार कर रहे थे, व्यापार का पेमेंट करना था, बैंक में रखा रह गया, और अमेरिका के कहने पर उस बैंक ने उस पैसे को जमा कर लिया, मतलब कि अब उसको दे नहीं रहा। तो ईरान का ऐसा बिलियंस ऑफ डॉलर है जो दुनिया भर की बैंकों में जमा है, उसे ये फ्रीज से हटवाना चाहते हैं कि साहब हमारा पैसा पहले रिलीज करो तब जाकर बातचीत होगी। तो ईरान पहले ही ये डिमांड करके चला कि लेबनान पर हमले रोको और हमारा जो पैसा आपके पास जब्त है उसे आप रिहा कर दो, मतलब उसको आप रिलीज कर दो। ठीक है साहब। इसके साथ साथ ये अपना जो जहाज लेकर पहुंचे थे ना, उस जहाज पर नाम इन्होंने मिनाब 168 रखा हुआ था, यानी कि उसके आगे नेम प्लेट लगा रखा था कि इसका नाम मिनाब 168 है। असल में ये मिनाब 168 क्यों कहा था, असल में आपको याद होगा कि 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले हुए थे, तब एक स्कूल में जिसका नाम था मतलब स्कूल जो मिनाब नामक शहर में थी, लड़कियों की स्कूल, उस पर हमला हो गया था और उसमें 168 बच्चियां और स्टाफ के लोग मारे गए थे। बकायदा ईरान के लोग जब आए हैं तो इन्होंने अपने साथ में उनकी यादों को रखते हुए कि हमारे निर्दोष लोगों को तुमने मारा है, अपने जहाज में 4 सीट जो शुरुआत में आपको दिख रही हैं, इन सीटों पर बकायदा बैग, उनके शूज, उनकी तस्वीरें लगा रखी थी, उनके खून से सने हुए बैग और वस्त्र यहां पर रखे हुए थे, ये याद करने के लिए कि हम जिनसे बातचीत करने जा रहे हैं वो तुम्हारे हत्यारे हैं, ताकि हम ये ना भूलें बातचीत में कि तुम्हारे लिए हमने इंसाफ नहीं मांगा। ये याद
फरियाद करते हुए गालीबाफ हुए या फिर अगाची हुए, ये सब लोग पाकिस्तान में पहुंचते हैं। बाकायदा पाकिस्तान के अंदर बच्चों के बैगों की तस्वीर बाहर आती है और 168 लोगों की वजह से मिनाब वाला जो पॉइंट है यह हाईलाइट हो जाता है। सोशल मीडिया पर इसकी खूब जिक्र होती है, न्यूज में बहुत जिक्र होती है कि ईरान अपने दिमाग में अभी भी लेकर आया, ये खमनेई की तस्वीर भी लेकर आ सकते थे लेकिन नहीं लेकर आए। उसे ये अपनी कमजोरी मानते कि वो तो आदमी हमारे लिए शहीद हो गया, लेकिन जो निर्दोष मारे गए उन निर्देशों को हम याद रखेंगे, ये कहते हुए ईरान बाकायदा यहां पर पहुंचता है और इन्होंने कहा कि 168 बच्चे जो हमारे मारे गए थे मिनाब के अंदर, उन्हें हमने याद रखा हुआ है। सब तरफ सोशल मीडिया पर यही दिखाई दिया। ठीक है साहब, 71 लोगों का डेलीगेशन स्टाफ पूरी तरह से यहां पर पहुंचता है, जिसमें कई ट्रांसलेटर्स, सलाहकार, मीडिया प्रतिनिधि, तमाम प्रकार के लोग यहां पर पहुंचते हैं। जो अध्यक्षता कर रहे होते हैं वो बागेर गालिबाफ हैं, जो कभी चुनाव के अंदर राष्ट्रपति बनना चाहते थे लेकिन राष्ट्रपति नहीं बने। फिलहाल इन्हें मुज्तबा खमनेई का काफी करीबी माना जाता है। पजेश्कियन नहीं है करीबी, ये स्पीकर महोदय काफी करीबी माने जाते हैं। ठीक है साहब, ईरान बाकायदा आते हैं और आकर कहते हैं कि देखो साहब, दिक्कत यह है कि हम बातचीत करने तो आ गए, लेकिन अमेरिका का पुराना इतिहास रहा है कि बातचीत के दौरान ही ट्रस्ट तोड़ देता है। आपको याद होगा कि जब 27 फरवरी को इन्होंने हमला किया था रात को, उस दिन भी बात चल ही रही थी, लेकिन अमेरिका ने उस बातचीत को बीच में छोड़कर ही हमला कर दिया था। तो बोले विश्वास नहीं है, बातचीत के लिए हम आ गए, हमारे लिए अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे को अमेरिका पर विश्वास नहीं हो रहा है कि वो हमारे साथ में वार्ता करना चाहता भी है। वो केवल टाइम बाय करता है, उसे अपने द्वारा स्ट्रेटेजी बदलनी होती है। स्ट्रेटेजी बदलने के लिए वो बीच में ये सीज फायर का गेम खेलता है। कोई बात नहीं साहब, लेकिन इस्लामाबाद में पूरी तैयारियां थी पाकिस्तान में बाकायदा, इसलिए इस्लामाबाद टॉक नाम दिया गया। इस टॉक के अंदर फिर पहुंचते हैं अमेरिकी प्रतिनिधि। अमेरिकी प्रतिनिधियों के अंदर डेविड कुशनर जो कि ट्रंप के दामाद हैं और विटकॉफ जो कि उनके मित्र हैं, ये सबसे पहले पहुंचते हैं। इन्हें लेने के लिए इशाक डार पहुंचते हैं, आसिफ मुनीर पहुंचते हैं और फिर इसके बाद आते हैं जेडी वैंस। फिर जेडी वैंस को रिसीव किया जाता है और जेडी वैंस को लेकर के फिर ये लोग पहुंचते हैं। तो जेडी वैंस प्लस कुशनर और विटकॉफ, कुशनर और विटकॉफ लंबे समय से आते जाते रहे हैं, इस बार जो है जेडी वैंस भी आए हैं। तो जेडी वैंस के आने के बाद इनका स्वागत होता है, फिर इन्हें ले जाया जाता है। पाकिस्तान में इनका आना और पाकिस्तान की भूमिका मध्यस्थ के रूप में होना पाकिस्तानियों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं था। जेडी वैंस को साहब मुलाकात के लिए ले जाया जाता है। पाकिस्तान बढ़िया वेलकम में 2 शब्द लिखता है कि हाँ भाई, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल आ पहुंचा है। इस बीच में साहब एक चीज निकल कर आती है कि तालिबान पाकिस्तान इजराइल के द्वारा लेबनान में हमला कर दिया गया है। मतलब इधर की तरफ तो वार्ता के लिए लोग पहुंचे और इधर इजराइल ने लेबनान में फिर से हमला कर दिया। मतलब इजराइल ने अपने इरादे पहले ही बता दिए थे कि हमारे हमलों के बारे में बैठकर अमेरिका और ईरान बात नहीं कर सकते, हमें करना है। तो इन्होंने फिर से हमला कर दिया साहब, हमला हुआ। इस बीच में ये महाशय क्या कर रहे थे, ट्रंप अपनी तरफ से पूरी तरह सोशल मीडिया पर प्रेशर टेक्निक अपना रहे थे। असल में जब भी कोई संघर्ष की कहानी पढ़ी जाती है, कोई भी बड़े रेवोल्यूशन की कहानी पढ़ी जाती है, तो कहा जाता है संघर्ष विराम संघर्ष की नीति अपनाओ। मैंने पहले खूब संघर्ष करो, फिर थोड़ा आराम करो, फिर संघर्ष करो। तो ट्रंप कुछ वैसा ही करते जा रहे हैं। इन्होंने विराम के नाम पर तो सीज़फायर वार्ता रख दी, लेकिन साहब यहां पर ट्रंप की तरफ से मैसेज आ जाता है और वो ये अपनी तरफ से कहते हैं कि ईरान के हाथ में कुछ नहीं है, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नाम पर हमको धमका रहे हैं, उनके पास वो भी थोड़े दिन बाद नहीं रहेगा। उनके पास केवल एक ही ऑप्शन है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दें और उनके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं है। हम पूरी तरह तैयार हैं, उन्हें न्यूक्लियर वेपन नहीं रखना है, ये हमने पहले भी कहा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इन्हें खोलना होगा, ये बात इन्होंने अपनी तरफ से पूरी तरह धमकाते हुए कह दी और कहा कि हमारा कोई बैकअप प्लान नहीं है, हम पूरा से एक्सपो करेंगे। अब सवाल आता है, इसका मतलब अमेरिका अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलता है ईरान, तो क्या कर देगा? तो सब देखो, आपको याद होगा ना, हाइफा के पास में इन्होंने गैराल आर फोर्ड खड़ा किया हुआ था, जिसके ऊपर नुकसान होने की खबर आई थी। कहा था, हमने डिटेल में बताया था कि अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट करियर है उसे पीछे हटना पड़ा, इटली में जाकर सही हुआ। अब वो गैराल आर फोर्ड भी निकलकर पर्शियन गल्फ की तरफ आ गया है। मतलब समझिए कि उस मेडिटेरेनियन सी से होते हुए स्वेज कैनाल पार करते हुए वो इधर आ गया है। यहां पर अब्राहम लिंकन पहले से ही खड़ा है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी यहां पर एयरक्राफ्ट करियर जो है वो भी आ रहा है, यूएसएस बॉक्सर भी यहां पर एयरक्राफ्ट करियर आ रहा है। मतलब यह है कि अब अमेरिका ईरान को पानी में ब्लॉक करने की तैयारी कर रहा है। मतलब समझिए कि अब तक ईरान ने उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल किया हुआ था कि मैं किसी को भी नहीं जाने दूंगा। अमेरिका यहां पर अपने जहाजों को खड़ा करके ईरान को तेल बेचने से रोकना चाहता है कि तुम बेटा तेल नहीं बेच पाओगे,
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो छोड़ो, तुम्हारे खर्ग आइलैंड से निकलने वाला तेल चाइना तक नहीं पहुंचेगा, भारत तक नहीं पहुंचेगा। तुम्हारे इकोनॉमिक ब्लॉकेड को वैसे ही अपनाएंगे जैसे हमने कभी वेनेजुएला के साथ किया था। तो बिल्कुल वैसा करते हुए मोर यूएस ट्रुप्स जो है वो फिलहाल की तरफ यहां डिप्लॉय कर दी गई हैं और यहां पर पहुंच करके वो तैयारियां शुरू कर रही हैं। ट्रंप बकायदा अपनी तरफ से ये आश्वस्त हो चुके हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता तो मेरा रूट 2 क्या होगा। खैर एनीवे, यहां पर साहब खूब स्वागत सत्कार होता है, मुलाकात होती है, फिर साहब इनको मिलने के लिए बुलाया जाता है। दोनों देशों के प्रतिनिधियों को मुलाकात के लिए एक साथ बिठाया जाता है। 21 घंटे बातचीत चलती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इसकी सूचना मिलती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ साथ और नेताओं से बातचीत चल रही है। सारी जानकारियां, तैयारियां इतनी तक हो गई थी एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर कि जैसे ही शांति वार्ता होगी उसका डिटेल में इस तरह से आयोजन होगा। बाकायदा यहां पर बैठ करके सब लोग हैंडशेक करते हुए अपने एग्रीमेंट शेयर करेंगे। कहते हैं कि 2 स्टेज की वार्ता तक लग भी रहा था कि बातचीत पूरी हो गई है। 3rd स्टेज तक पहुंचते पहुंचते ट्रंप ने डिमांड बढ़ा दी, ऐसा ईरान वालों का कहना है। यहां पर ईरानियन डेलीगेट्स हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं और अपडेट पूरी तरह से आ रहे हैं कि हां साहब अमेरिका से बातचीत चल रही है, लेकिन इस बीच में इजराइल ने लेबनान पर हमले नहीं रोके हैं, यह भी जानकारी इन्हें मिल रही थी। इन्हें यह भी जानकारी मिल रही थी कि अमेरिका पीछे से क्या तैयारी कर रहा है, कर क्या रहा था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में असल में कंट्रोल स्थापित करने के लिए ईरानियंस लोगों ने माइंस बिछा रखी हैं पानी के अंदर कि अगर जहाज निकलेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, हम बताएंगे कहां से निकलना है। तो इधर की तरफ तो ये बातचीत के लिए निकले, उधर अमेरिका ने अपने डेस्ट्रॉयर जहाजों को भेजकर उस रास्ते में लगी हुई माइंस को हटवाने का काम शुरू कर दिया। मतलब एक तरफ तो शांति वार्ता चल रही है, उधर की तरफ अमेरिकी सेना का जहाज पहुंच करके उन जहाज वो पानी के अंदर डले हुए माइंस को हटाना शुरू कर दिया। फिर इन्हें आईआरजीसी ने तत्काल प्रभाव से बताया कि साहब इनकी तरफ से हमें धोखा देते हुए उन माइंस को हटवाया जा रहा है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगी हैं। इस पर ईरान का जो आईआरजीसी है वो इन्हें धमकाता है, कहता है 30 मिनट में निकल जाना, अगर नहीं निकले 30 मिनट्स के अंदर तो हम अमेरिका के इस जहाज को टारगेट कर देंगे। फिर जो भी हुआ हो, टारगेट नहीं हुआ, अदरवाइज तो सुर्खी बन जाती। कुल मिलाकर के इस दौरान आईआरजीसी के द्वारा ईरान के इस प्रतिनिधि मंडल को सूचित किया जा रहा था कि जिन लोगों पर आप विश्वास कर रहे हो वो विश्वास पात्र लोग हैं नहीं, उनके विश्वास से बाहर निकलो और आगे बढ़ो। और यही हुआ। यहां पर 3rd राउंड की बातचीत होती तो है, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये कि अमेरिकियों पर ईरानियंस को बिल्कुल यकीन नहीं था। असल में अमेरिकियों ने अपनी इमेज भी ये बना ली। 250 साल पुरानी जो देश है मतलब अमेरिका, वो ईरान जैसे देश को कह रहा है कि अगर तुम हमारी बात नहीं माने तो सभ्यता मिटा देंगे। तो ईरानियंस ने ना इस बात को अपने एस्टीम से जोड़कर रख लिया है। लगभग 9-10 करोड़ के आसपास की आबादी वाला ये देश अब अपनी पहचान से जोड़ गया है और अमेरिका की धमकियों को पूरी तरह पॉजिटिव रूप से ले रहा है। इन्होंने बातचीत में साफ साफ कह दिया कि साहब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना चाहते हो तो वही सारी सुविधाएं हमें वापस से दो, हमारे फ्रोजन जो असेट्स हैं वो बाहर निकालो, हमारे ऊपर लगे प्रतिबंध हटाओ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमें कंट्रोल दो, यूरेनियम एनरिचमेंट करने का हमें प्लान दो। ईरान ने कहीं पर भी कोई नेगोशिएशन इनके सामने नहीं रखा। ये साहब जेडी वैंस बाहर निकल कर आते हैं, पत्रकारों के सवाल लेते हैं और उन बातों में एक ही सार था कि साहब ईरान फिलहाल के लिए नहीं माना है। फिर ट्रंप क्या कर रहे थे? ट्रंप असल में उस समय थे तो व्यस्त, कोई मैच देखने गए हुए थे, लेकिन अपने साथ मंत्रियों को रखते हुए सारी जानकारी प्राप्त करते चल रहे थे और इसी के चलते जेडी वैंस को ट्रंप की तरफ से निर्देश मिलते जा रहे थे कि करना क्या है। फिर खैर वार्ता बेनतीजा रही। तो आज सुबह 8 बजे ईरान, ये जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये वापस अमेरिका चले जाते हैं। 3 मुद्दे बड़े निकल कर आते हैं जिस पे बात नहीं बनी बताई गई। पहला, यूरेनियम एनरिचमेंट ईरान नहीं छोड़ेगा। नंबर दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पहले की तरह अगर शिपिंग लाइन के रूप में बदलना चाहते हो तो पहले इन्हें आप हर्जाना दो, इनको वापस से तैयार कराने की बात दो। ठीक है, 28 फरवरी से पहले की तरफ ये लोग चाहते थे कि शिपिंग हो जैसे पहले होती थी, पर इन्होंने मना कर दिया। और लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह पर जो आतंकी हमले हैं, हिजबुल्लाह पर जो इजरायली हमले हैं, उन्हें रोका जाए। ये सारी बातें यहां पर रखी गई। तो कुल मिलाकर के कहा गया कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना मालिकाना हक मांगा, कहा कि जो हमारा नुकसान हुआ है उसका भुगतान करो। तीसरा, हमारे जो पैसे आपने अटका रखे हैं वो सारे पैसे रिलीज करो और साथ ही साथ पूरी तरह से हमारी जो ये कॉम्प्रिहेंसिव रीजनल सीजफायर है इसे सुनिश्चित करो कि हम पर इजराइल भी हमला ना करे। ये सारी बातें इन्होंने अपनी तरफ से लिखी। ईरान ने अपनी तरफ से जो बातें रखी, अमेरिका क्या उनके लिए तैयार हो जाएगा? तो जवाब है कि अमेरिका ने पहले भी ओबामा के काल में JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब इनके साथ एक पार्टनरशिप की थी, उसके अंतर्गत ईरान के ऊपर से प्रतिबंध हटाए गए थे, इनको यूरेनियम एनरिचमेंट की परमिशन दी गई थी। हालांकि न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए नहीं, बाकी रिएक्टर्स के अंदर यूरेनियम एनरिचमेंट की परमिशन दी गई थी। कुल मिलाकर के साफ वार्ता
बेनतीजा रही। पाकिस्तान ने इसका अपडेट दे दिया कि साहब बहुत मतलब अच्छा नहीं रहा इस बात पर। लेकिन हां, अमेरिका जो जाते जाते धमका गया कि ईरान के लिए अच्छा नहीं होगा, इस बात पर ईरानी लोग भड़क गए। उनमें से कई पूर्व के जो वाइस मतलब विदेश मंत्री हैं या ये सब लोग हैं, ये सब बाहर निकल कर आए। उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको ये लगता है ना कि हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, ये भूलो मत कि आप हमारे पास वार्ता के लिए आए हो, हम आपके लिए पास वार्ता के लिए नहीं गए हैं। हमारे पास वार्ता का जो ऑप्शन है ये आपने दिया। आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए कहा, हमने आपसे कुछ नहीं कहा। आप आए हो इसलिए हम बातचीत करने आ रहे हैं। तो ईरानियंस ने अपनी तरफ से बात रखी और कहा कि शुरुआत में भी हमने कहा था कि एनरिचमेंट नहीं देंगे, एनरिच्ड यूरेनियम नहीं देंगे, अभी भी नहीं देंगे। तुमसे तब वैसे बात नहीं बनी तो तुम सोच रहे हो कि सीज फायर वार्ता के आधार पर बात बन ले। बोले हम आपकी जो हार गया व्यक्ति उसकी हम शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ईरान ने अपनी तरफ से ये सारी बातें कही। गालिबाफ ने भी अपनी तरफ से साफ कहते हुए कहा कि देखो, हमारे 168 लोगों की यादें लेकर हम लोग गए थे और हमने ये चीज पाई कि अमेरिका के साथ बातचीत करना विश्वास के साथ संभव नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है, हम तैयार हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में रही बात जो विश्वास की थी वो बात सिद्ध सही हुई, क्योंकि अल्टीमेटली जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं, इन्होंने इसी बीच में जब बातचीत चल रही थी कल के दिन, इन्होंने ईरानियंस को धमका दिया और कहा कि ईरान वालों तुम्हारे ऊपर हमले जारी रहेंगे। इजराइल अंडर माय लीडरशिप विल कंटिन्यू टू फाइट, मतलब तुम चिंता मत करो, तुम सीज फायर की उम्मीद ही मत करो। तो जब अमेरिका को ही भाव नहीं दे रहा इजराइल, तो किसी और की क्या बात है। और इन्होंने साफ साफ कह दिया कि तुम्हारे जितने भी प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हमास हो, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे हुदी हो, उन सबको हम लोग टारगेट करेंगे। इन्होंने साफ साफ भाषा में अपनी बातों को समझा दिया कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, सबको मारा जाएगा। इजराइल का संदेश सबको प्राप्त हो। जब इजराइल का संदेश प्राप्त हो तो अमेरिका और फिर ईरान बैठकर कर क्या रहे हैं? इजराइल ने तो डिसाइड कर रखा है। हद तो यह है कि इजराइल इस दौरान भी लेबनान पर लगातार हमले किए जा रहा था जिस समय शांति वार्ता चल रही थी। तो फिर ट्रंप क्या कर रहे थे? ट्रंप ने साहब अपनी तरफ से ट्रुथ सोशल मीडिया पर अपना लिखा हुआ एक आर्टिकल उन्होंने शेयर किया। उस आर्टिकल के भाव ये थे, न्यूज चैनल का जो था जस्ट द न्यूज करके, उसमें यह था कि जिस तरह से वेनेजुएला का ब्लॉकेड लगा दिया था ना अमेरिका ने, वैसा ब्लॉकेड अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का लगाने की तैयारी कर रहे हैं। कि जो बोले खर्ग करके इनका जो आइलैंड है उसके चारों तरफ अमेरिकी जहाज खड़े हो जाएंगे जो ईरान से निकलने वाले तेल को जाने ही नहीं देंगे। जो ईरान आज अपना टोल सेंटर बनाकर बैठा है वैसा अमेरिका बना लेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने जहाज खड़े कर देगा ताकि ईरान दूसरों के जहाजों को ना रोक। पर ईरान का माल अगर बिकना होगा, मान लो किसी और का माल नहीं बिक रहा, तो ईरान का माल भी नहीं बिकने देंगे और उसको जो दिक्कतें खड़ी होंगी वो खुद झुक करके आएगा। मतलब कहने का सिर्फ यह है कि इन्होंने अपना जो अब्राहम लिंकन है उसको तो यहां से यहां भेज दिया, गेराल्ड आर फोर्ड यहां पर आ गया और साथ में यूएसएस बुश आ गया, बॉक्सर आ गया, सब तो यहां खड़े कर दिए और बोले हम यहां से तेल के नाम पर तुम्हें तेल नहीं बेचने देंगे। अभी तुम्हें क्या लग रहा है ना कि तुम औरों का तेल नहीं बिकने दे रहे हो, तुम तो बेच पा रहे हो, लेकिन चिंता मत करो बेटा, खर्ग आइलैंड से तुम्हारा भी तेल हम नहीं बिकने देंगे और यहां से भी तुम्हारे तेल को आगे नहीं देने देंगे। खर्ग आइलैंड वाली बात हमने आपको पहले भी 13 दिन पहले डिटेल में बताई है। कुल मिलाकर के ईरान जो है वो फिलहाल अपने जखीरे के साथ, हथियारों के जखीरे के साथ युद्ध के लिए तैयार है। इतना तक सुनने में आ रहा है कि जो सुरंगें इन्होंने बिछाई थी वो तक भूल गए। हालात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब कोई नहीं निकल पा रहा है। पिछले कल के दिन 10 जहाजों के निकलने की चर्चा आई थी, लेकिन आज पूरी तरह से शांति बनी हुई है। इस पानी में से कोई भी जहाज क्रॉस नहीं हो रहा है, जो दर्शाता है कि लोगों में इतना विश्वास हो गया है अमेरिका और ईरान पर कि पूरी तरह ट्रेड रुका हुआ है। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी जानकारियां रही, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जानकारी समझ में आई होगी। अब पाकिस्तान अमेरिका क्या करेंगे ये तो आने वाले समय में बातें पता चलेंगी। पाकिस्तान वाले बेचारे अपने टेंट टमूरे उठाकर चल रहे हैं कि साहब हमने तो बातचीत करवाई लेकिन कोई फायदा नहीं निकला, हमें तो अल्टीमेटली खुश होना है। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हां, जरूर से अपना हेल्थ इंश्योरेंस और अपना टर्म इंश्योरेंस कहें चाहे कहीं से भी कराएं, करवा जरूर लीजिए। ये एक हमारी तरफ से सलाह है। लेकिन हां, अगर आप हमारी तरफ से कराते हैं, जो लिंक हमने प्रोवाइड किया है, तो मार्केट की रेट से 25% कम दामों पर आपको मिलता है। बकायदा आप कंपेयर कर सकते हैं, आप असिस्टेंस ले सकते हैं, आपको कॉल सेंटर की सुविधा मिलेगी। आपको जो सुविधाएं चाहिए आप उसको जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है साहब, चलिए तो फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।